एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जिसको कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जो कंपनी का चार्टर होता है, मीन्स अथॉरिटी, कंपनी की क्या क्या अथॉरिटी होती है, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ पर होगा, कंपनी कितनी कैपिटल इशू कर सकती है, कंपनी का नेम क्या होगा, ये सब कौन बताता है? हमें मेमोरेंडम बताता है, जो कंपनी का स्कोप डिफाइन करता है। उसके बियॉन्ड कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती है। अगर कंपनी वो काम करती है तो वो नल एंड वॉइड होगा। कंपनी का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो पर्पस होता है, वो मेमोरेंडम में दिया होता है। अगर उसके अलावा कंपनी कुछ और करती है तो उसको अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो भी काम होगा वो नल और वॉइड होगा। तो देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी इज इन फैक्ट इट्स चार्टेड। चार्टेड का मतलब होता है अथॉरिटी, कि कंपनी की क्या क्या अथॉरिटी होगी, कहाँ रजिस्टर ऑफिस होगा, कैपिटल कितनी रेज कर सकती है, इशू कर सकती है, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी की लायबिलिटी कैसी होगी, सब किस में गिवन होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इट डिफाइन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्कोप ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी विच इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट। ये कंपनी का स्कोप डिफाइन करती है, कंपनी को जिसके अंडर काम करना होता है। इट इज़ द वेरी फाउंडेशन ऑन विच होल एडिफाइज ऑफ द कंपनी इज बिल्ट। इसका क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर, जिसका कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर इसके बेस पे बनाया जाता है। देखिए, वैसे आपकी डेफिनेशन यहाँ खत्म हो जाती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज इन फैक्ट इट्स चार्टेड। बाकी आगे आपको सिर्फ एक्सप्लेन क्या हुआ है, ठीक है। ये कंपनी की अथॉरिटी बताता है, क्या क्या कंपनी कर सकती है, स्कोप एंड पावर बताता है, इसके बियॉन्ड कंपनी काम नहीं कर सकती, जिसको कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है रजिस्टरिंग ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? आपको पता है कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है तो हम सबसे पहले एमओए एओए जो कि रजिस्टर ऑफिस में सबमिट कराते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, आरओसी के पास। ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है सबमिट कराने का? देखिए, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी पर्सन उसको देख सकता है। और ये माना जाता है जो पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसने कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रीड कर लिया है। जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करने के लिए आया उसको पता है कि कंपनी का क्या स्कोप है, कितना कंपनी किस पावर में रहते हुए कंपनी काम कर सकती है। It contains the object for which the company is formed and therefore identifies the possible scope of its operation beyond which it action cannot go। ये कंपनी का ऑब्जेक्ट कंटेन करता है जिसके बियॉन्ड कंपनी काम नहीं कर सकती है। इट अनेबल्स शेयर होल्डर, क्रेडिटर एंड ऑल दोज हु डील विद द कंपनी टू नो व्हाट इज पावर आर एंड व्हाट एक्टिविटी इट कैन एंगेज इन। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंपनी के साथ डील करने गई तो अगर मैंने उसका एमओए पढ़ लिया है तो मेरे को पता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी किस स्कोप में रहते हुए काम कर सकते हैं, कंपनी की पावर क्या है। ए मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है of the Companies Act. Consequently, every person entering into a contract with the company is presumed to have the knowledge of the condition contained therein। ये मान लिया जाएगा कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करने आता है उसको पता है कि कंपनी की पावर, स्कोप, ऑब्जेक्ट क्या है, उसने एमओए कंपनी का रीड कर लिया है। The shareholder must know the purpose for which his money can be used by the company and what risk he is taking in making the investment। क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है तो उनको, जो शेयर होल्डर पैसा लगा रहा है कंपनी में, तो उनको पता होना चाहिए मेरे को किसी कंपनी के शेयर बाय करने हैं तो वो मेरे को उसका एमओए मैंने रीड किया है, मेरे को उसका पता होना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है और मैं क्या टाइप ऑफ रिस्क मैं ले रही हूँ। ए कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द प्रोविजन कंटेन इन द मेमोरेंडम। देखिए, कंपनी जो होती है उसको जो मेमोरेंडम में दिया है उसके अलग वो काम नहीं कर सकती। अगर वो उसके बियॉन्ड करती है तो वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, बियॉन्ड द पावर, जो लेटर ऑन हम पढ़ने वाले हैं, जो कि नल एंड वॉइड होगा। अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर, जो कि नल एंड वॉइड होगा। क्लियर? अब आता है आपका नेक्स्ट कि एक कंपनी को जो एमओए होता है वो कंपनी को फॉर्म में बनाना होता है, जो कि टेबल गिवन है एज पर सेक्शन 4। मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शेल बी ड्रोन अप इन सच फॉर्म एज गिवन इन टेबल ABCDE इन शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट। एमओए एक फॉर्म में बनाया जाता है जो कि टेबल ABCD दिया हुआ है। टेबल ए जो होती है वो उन कंपनी के लिए होती है जो कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। टेबल बी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। जो डी होती है अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ई होती है
अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। देखिए एमओए जो है वो बनाया जाता है इन सच फॉर्म एज टेबल में गिवन है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो टेबल ए, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है टेबल बी, सी है लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल, और डी है अनलिमिटेड कंपनी, और ई है अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। अब आते हैं कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम में क्या क्या गिवन होता है। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि डेफिनेशन क्या होती है, कि कंपनी का एमओए क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसमें कंपनी का पर्पस ऑब्जेक्ट गिवन होता है, उसके बियॉन्ड कंपनी काम नहीं कर सकती है। ये शेयर होल्डर जो पैसा इन्वेस्ट करे उनको पता होना चाहिए कि वो कितना रिस्क अपने ऊपर ले रहे हैं। एक ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है कि कंपनी कोई भी इसको देख सकता है कि कंपनी किस पर्पस, उसका स्कोप क्या है, उसकी पावर क्या है, और अगर कौन सी फॉर्म में बनाएंगी ABCDE, जो कंपनी अलग अलग, जो इनमें से अगर ए है तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, अगर बी है तो लिमिटेड बाय गारंटी, सी है तो लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर डी है तो अनलिमिटेड और ई है तो अनलिमिटेड बाय एंड हैविंग शेयर कैपिटल। अब उस मेमोरेंडम में कंटेंट क्या क्या लिखे जाएंगे। सबसे पहले नेम क्लोज आता है। नेम क्लोज का आपको पता है बच्चे कि अगर लिमिटेड इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी है तो आपको लिमिटेड वर्ड यूज करना होगा, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड आपको वर्ड यूज करना होगा। जिस कंपनी के पीछे खाली लिमिटेड होगा तो वो पब्लिक कंपनी है, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो वो प्राइवेट कंपनी है। दिस क्लोज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द कंपनीज अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 वालों को लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं होती है, बट उनको लगाना पड़ता है फाउंडेशन, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर्स, काउंसिल, ये सब उनको वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। द नेम इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल ट्रस्ट मे बी अलाउड फॉर रजिस्ट्रेशन टू कंपनी टू बी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्ट्रिकल ट्रस्ट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट taxes. For the companies under section of the act, name shall include the word foundation, association, federation, council and the like etc. the company's rule। ये कह रहा है कि जो सेक्शन 8 कंपनीज है उनको प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, बट उनको क्या लगाना पड़ेगा अपने नाम के पीछे, फाउंडेशन, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर्स, ये सब उनमें से कुछ ना कुछ आपको लगाना ही पड़ेगा। एज पर MC नोटिफिकेशन आया था 5 जून 2015, गवर्नमेंट कंपनी को भी अपने नाम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा, लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा, और 1% कंपनी है तो उनको 1% कंपनी अपने नाम के पीछे लगाना पड़ेगा। द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, देखिए ये क्या होता है, इज टू बी सिचुएटेड। एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जो दिया जाता है ROC के पास, कि कहाँ पर, मान लो एक एग्जाम्पल, एक कंपनी है और उसकी काफ़ी सारी क्या है, ये ब्रांचेज है, तो एक इनका हेड ऑफिस होता है जिसको रजिस्टर्ड ऑफिस बोला जाता है। काफ़ी सारी ब्रांचेज है, सबका रजिस्टर्ड ऑफिस अलग अलग नहीं होगा, एक होता है हेड ऑफिस जिसको रजिस्टर्ड ऑफिस बोला जाता है। ये नाम दिया जाता है ROC के पास, तो इन सब से रिलेटेड जो भी ROC को नोटिस भेजने हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो वो उस रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजे जाते हैं। द ऑब्जेक्ट फॉर विच ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये आता है ना ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि किस पर्पज के लिए कंपनी बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक L&T इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ठीक है, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वो अपना रोड का काम करती है, ठीक है, रोड बनाने का काम करती है। तो अब उसने गोल्ड बेचने का काम शुरू कर दिया तो वो क्या माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा। L&T ने गोल्ड बेचा A को, अगर A ने रुपए देने से मना कर दिया तो इस केस में L&T कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने बियॉन्ड द पावर काम कर रही है, ठीक है। अगर L&T का काम है, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाने का, अगर उसने गोल्ड बेचना शुरू कर दिया तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। अगर उसने A को गोल्ड बेचा और A ने रुपए देने से मना कर दिया तो इस केस में L&T कुछ नहीं कर सकती, उस पर कोई केस नहीं कर सकती। अगर वो अपना गोल्ड बेचने का काम करना चाहती है तो उसको अपना ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज करना पड़ेगा, जो उसका पर्पस उसने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है उसको चेंज करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ इसको अपना क्या चेंज करना पड़ेगा, नेम क्लोज भी चेंज करना पड़ेगा, नाम भी उसको अपना चेंज करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गोल्ड लगाए या कुछ भी लगाए, उसको नाम भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए अब
the object for which the company is proposed to be incorporated and any matter considered necessary in furtherance thereof object clause. If any company has changed its activities which are not reflected in its name, it shall change its name within line with this activity within a period of 6 months from the change of activity after complying with all the provision as applicable to change of name. क्लियर हुआ? विदिन 6 मंथ अगर उसने अपना एक्टिविटी चेंज की है जो कि उसके नाम से नहीं मिल रही है तो उसको अपना नाम भी विदिन 6 मंथ चेंज करना पड़ेगा. लाइबिलिटी क्लॉज, अब ये लाइबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, अनलिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी है. इन केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर दैट द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर कहाँ तक, अनपेड अमाउंट इन नॉमिनल वैल्यू लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर हेल्ड बाय दैम. एंड इन केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जिन्होंने भी गारंटी दी है जितनी अमाउंट के लिए वाइंडिंग अप के टाइम पे उनको वो अमाउंट देना ही पड़ेगा अगर कंपनी की एसेट सफिशिएंट नहीं है कंपनी की लायबिलिटी को पे करने के लिए. टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स वाउंड अप, वाइंडिंग अप के टाइम पे while he is a member or within 1 year after he changes to a member for the, ये देखिए ये क्या कहना चाह रहा है विदिन 1 ईयर. ये भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. देखिए ए है, उसने अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया डी को विद द परमिशन ऑफ मान लें अदर शेयर होल्डर बी सी एंड कंपनी. परमिशन के साथ वो ट्रांसफर कर सकता है. ए ने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए डी को और लिमिटेड बाय गारंटी है. तो गारंटी कंपनी में ये होता है ना कि उन्होंने कुछ अमाउंट तक गारंटी दी गई है. ये देखिए अगर ए ने शेयर ट्रांसफर किए 1 अप्रैल 2019 को, इसके बाद 31 दिसंबर 2019 को कंपनी क्या हो गया, कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया और कंपनी की एसेट्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है कंपनी की लायबिलिटी को पे करने के लिए. अब इस केस में कौन पे करेगा, बी सी और डी. यही है ना लिमिटेड बाय गारंटी में जो एक अमाउंट होती है जो उन्होंने गारंटी दी होती है, मान लो 1 लाख रुपीस की उन्होंने गारंटी दी है कि ये पे करेंगे तो वो उनको देनी ही पड़ती है. तो इस केस में अगर डी मना कर देता है तो कौन पे करेगा, ए पे करेगा. विदिन 1 ईयर अगर कंपनी अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है तो उसका कौन अमाउंट पे करेगा, ए पे करेगा. अगर वाइंडिंग अप कंपनी का एग्जाम्पल हुआ 31 दिसंबर 2020 तो इस अमाउंट को कौन पे करेगा, डी पे करेगा. ए लायबल नहीं होगा, ए लायबल नहीं होगा. क्लियर हुआ? ए लायबल नहीं होगा. विदिन 1 ईयर अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है और डी मना कर देता है रुपए देने से तो ए विल बी लायबल, अदरवाइज ए वोंट बी लायबल. अब इसको पढ़िए. टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप व्हाइल ही इज अ मेंबर और within 1 year after he ceases to be a member of for the payment of the debt and liability of the company or such debt and liability as may be contracted before he ceases to a member as the case may be. ये गारंटी के टाइम पे अगर विदिन 1 ईयर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई जिसके पास वो शेयर उसने मना कर दिया तो उसको ही पे करना पड़ेगा. टू द कॉस्ट चार्ज एक्सपेंस ऑफ वाइंडिंग अप एंड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द राइट एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स अमंग देमसेल्फ. अब कंपनी का कैपिटल क्लोज आता है जिसमें कंपनी की कैपिटल लिखी होती है, ऑथोराइज कैपिटल जिसको बोलते हैं कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में मैक्सिमम कितनी कैपिटल इशू कर सकती है. divided into share of fixed amount and the number of share with the subscriber to the memorandum have agreed to take indicate opposite their name which shall not be less than 1 share. A company not having share capital need not have this clause. The amount of authorized capital divided into share of fixed amount. ये authorized capital होती है कंपनी की जो डिवाइड की जाती है फिक्स अमाउंट में और ये कंपनी अपने टाइम टू टाइम इशू करती रहती है. द नेक्स्ट है द डिटेल्स ऑफ द सब्सक्राइबर टू बी फॉर्म्ड इनटू ए कंपनी. एसोसिएशन क्लोज क्या कहता है कि जो कंपनी के इनिशियल मेंबर है वो लायबल है एटलीस्ट एक शेयर लेने के लिए. Every subscriber to the memorandum shall take at least 1 share and shall write against his name the number of share taken by him. जितने जितने उन्होंने शेयर लिए उनके पीछे अपना नाम लिखेंगे और एटलीस्ट उनको एक शेयर लेना पड़ेगा. In case of a OPC, the name of person who in the event of the subscriber shall become the member of the company. ये आपको पता ही है.
जो मेमोरेंडम है वो क्या होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए पैराग्राफ में और नंबर्ड होना चाहिए उनके ऊपर, और साइन बाय 7 सब्सक्राइबर इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी और 2 सब्सक्राइबर इन केस ऑफ ए प्राइवेट एंड 1 इन केस ऑफ ए 1 पर्सन कंपनी। इन द प्रेजेंस ऑफ ए एटलीस्ट एक विटनेस होना चाहिए, वो बोले कि उन्होंने झूठे साइन नहीं किए हैं, सब कुछ ठीक है। द पर्टिकुलर अबाउट द सिग्नेचर टू द मेमोरेंडम एज वेल एज द विटनेस एज टू देयर एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा मस्ट आल्सो बी एंटर्ड। It is to be noted that a company being a legal person can through its agent subscribe to the memorandum. However, एक इसमें माइनर जो है वो सिग्नेचर नहीं कर सकता है मेमोरेंडम में, as he is not competent to contract. The guardian of a minor who subscribe to the memorandum on his behalf will deemed to be have subscribed in personal capacity. अगर किसी गार्जियन ने माइनर के बिहाफ पे साइन किया है तो वो उसी का साइन माना जाएगा, ये नहीं कि माइनर ने साइन किया है। The above clause of the memorandum are called compulsory clause or condition. In addition to these, a memorandum may contain other provision. ये जो है सारे कंपल्सरी, इसके साथ कंपनी कुछ और ऐड कर सकती है, बट ये तो सारे ऐड करने मैंडेटरी है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्री टू द प्रोविजन ऑफ दिस कंपनीज एक्ट। देखिए ये क्या कह रहा है, सबसे पहले आता है कंपनीज एक्ट, फिर आता है एमओए और फिर आता है एओए। अगर कंपनीज एक्ट में कुछ लिखा है वही फाइनल होगा, अगर इसमें और इसमें कॉन्ट्राडिक्शन होती है, घमासान युद्ध होता है, तो कंपनीज एक्ट विल प्रिविल। ऐसे ही अगर इन दोनों में घमासान युद्ध होता है एमओए, तो पहले कंपनीज एक्ट को देखा जाएगा, फिर एमओए को देखा जाएगा, फिर एओए को देखा जाएगा। Memorandum of Association of Company cannot contain anything contrary to the provision of the Companies Act. If it does, the same shall be void of any legal effect. Similarly, all other document of the company must comply with the provision of the memorandum. के लिए चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है, देखिए बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द पावर, जब कंपनी बियॉन्ड द पावर, जब कंपनी अपनी इन एक्सेस ऑफ पावर कुछ काम करती है उसे अल्ट्रा वायरस कहा जाता है, जो कि स्टार्टिंग से ही क्या होता है, नल एंड वॉइड होता है, नल एंड वॉइड होता है। कंपनी उसको 100% कंसेंट के साथ, शेयर होल्डर की यूनानिमस कंसेंट जो होती है 100% कंसेंट के साथ भी रेक्टिफाई नहीं कर सकती है। कंपनी उसको 100% शेयर होल्डर की कंसेंट के साथ भी रेक्टिफाई नहीं कर सकती है। अगर कोई कंपनी का एमओए होता है, उसमें क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, उसमें कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा होता है, इससे एक्सेस में कंपनी कुछ काम करती है, उसको अल्ट्रा वायरस बोला जाता है, जो कि नल एंड वॉइड होता है। जो कंपनी 100% शेयर होल्डर की रिजोल्यूशन भी पास कर दे तो भी उसको क्या नहीं कर सकती, रेक्टिफाई नहीं कर सकती पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए। फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए कंपनी उसको कर सकती है, बट कंपनी ने कोई पास्ट में कोई भी ट्रांजेक्शन कर दी, उसको कंपनी रेक्टिफाई नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा है एक एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जो रोड बनाने का काम कर सकते हैं, बट कंपनी ने शुरू कर दिया गोल्ड बेचना, कंपनी ने शुरू कर दिया गोल्ड बेचना। तो कंपनी जो गोल्ड बेच रही है, ए को कंपनी ने गोल्ड बेचा, ठीक है, सेल कर दिया गोल्ड, और ए ने अब मना कर दिया कि मैं भाई तुम्हें रुपए नहीं दूंगा। क्या कंपनी इस पे केस कर सकती है? कंपनी इस पे केस नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, अपनी अल्ट्रा वायरस काम किया है, बियॉन्ड द पावर काम किया है। जो एमओए में उसकी पावर है ऑब्जेक्ट क्लोज में, उसे एक्सेस में काम किया है, वो क्या माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा। अब कंपनी क्या करती है भाई, इससे रुपए लेने के लिए अपना ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज कर देती है, चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट क्लोज को रिजोल्यूशन पास करके। तो कंपनी ने यूनानिमस कंसेंट के साथ ऑब्जेक्ट क्लोज को 100% कंसेंट के साथ शेयर होल्डर की चेंज कर दिया, ठीक है, बट चेंज भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए माना जाएगा, ना कि पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए माना जाएगा। पास्ट ट्रांजेक्शन जो कंपनी ने कर दी वो क्या मानी जाएगी, नल एंड वॉइड मानी जाएगी, ठीक है। ये चेंज माना जाएगा ओनली एंड ओनली फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए। किसके लिए माना जाएगा, फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए माना जाएगा, ना कि पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए माना जाएगा। ये होता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, क्योंकि ये बोला जाता है इन केस, देखिए अगर कंपनी ने इससे एडवांस में रुपए ले लिए, दूसरा केस ये भी हो सकता है, गोल्ड कंपनी और ये ए, कंपनी ने इससे क्या ले लिया, एडवांस ले लिया, और बाद में गोल्ड देने से क्या कर दिया, मना कर दिया।
कि हम तो तुम्हें नहीं देंगे, क्या ए कंपनी के ऊपर केस कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एमओए होता है ना जो बच्चे, वो होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? एमओए होता है वो होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो ये मान लिया जाता है जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसने एमओए पढ़ लिया है। जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करने आया उसको एमओए के बारे में पता है, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। कोई भी कंपनी का इंस्पेक्शन कर सकता है, कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ फी देकर 100 रुपये फी होती है आरओसी की, वो पे करके वो कर सकता है। तो कोई भी पर्सन जब कंपनी के साथ डील करके आता है तो ये माना जाता है उसने एमओए कंपनी का रीड कर लिया है, तो उसको पता है कि कंपनी क्या बिजनेस कर सकते हैं, कंपनी की क्या पावर है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा है। तो इस केस में कंपनी के ऊपर ये केस नहीं कर सकता, क्योंकि अपना बियॉन्ड द पावर काम कर रही है। ठीक है, तो बियॉन्ड द पावर काम करिए तो केस नहीं किया जा सकता है। तो चलिए रीड करते हैं फटाफट से। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, द मीनिंग ऑफ टर्म अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर, इसकी एक्सेस पावर के बियॉन्ड। द लीगल फेज अल्ट्रा वायरस इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्ट डन इन एक्सेस ऑफ द लीगल पावर ऑफ द ड्यूर्स। अगर तुम कुछ जो आपकी पावर है उसके एक्सेस में काम करते हो तो अल्ट्रा वायरस बोला जाता है, जो कि नल एंड वॉइड होता है। द इम्पैक्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज दैट ए कंपनी कैन नीदर बी शूड ऑन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन नोर कैन इट शू ऑन इट। ना तो कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकते, ना ही कंपनी के ऊपर कोई भी केस कर सकता है। इस केस में ना तो कंपनी कर सकती है ए के ऊपर केस, ना ही ए कर सकता है कंपनी के ऊपर केस। सिंस द मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, आपको पता है, इट इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। ये किसके लिए? ये पब्लिक इंस्पेक्शन कोई भी कर सकता है। देयरफॉर वन डील्स विद ए कंपनी, वन इज डीम्ड टू नो अबाउट द पावर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के साथ डील कर रहा है मान लिया जाता है उसको कंपनी की पावर के बारे में पता है। बोलो बोलो, समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? मेरे को पता नहीं चल रहा? आपकी आत्मा से मेरा आत्मा कनेक्ट है तो मेरे को सब पता लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस कंपनी बिंग वॉइड कांट बी रेक्टिफाई बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इवन बाय यूनानिमस कंसेंट। जो एक्ट कंपनी ने कर दिया अल्ट्रा वायरस उसको रेक्टिफाई भी नहीं किया जा सकता। यूनानिमस कंसेंट मीन्स 100% कंसेंट के साथ भी कर सकते हैं फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए, पास्ट के लिए नहीं। Alteration in object clause are applicable for future transaction, not for the transaction that have been already entered into. In simple words, if company does something beyond the object, then later on it can't adopt it by making alteration in object shall be applicable only for proposed transaction. Clear? Proposed transaction future transaction के लिए change कर सकते हो, but past transaction इस केस में अगर कंपनी ने चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट क्लोज, उसमें गोल्ड ऐड भी कर लिया, तो जो पहले ये ट्रांजेक्शन हो चुकी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नल ही मानी जाएगी। अब ये देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है आपका, तो ये आपको इसका नाम भी याद करना है और अच्छे से ये भी लर्न करना है, क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। कुछ स्टैंडर्ड 12 केस स्टडीज़ हैं कंपनी लॉ में जिनके आपको नाम लर्न करने हैं, और जो नोट्स को और कंसाइज नहीं करने हैं ये इनफ है, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। ये था असबरी रेलवे कैरीज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। तो इसका क्या केस स्टडी था? असबरी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया रिचे के साथ, उसके ऑब्जेक्ट क्लोज में ये कुछ काम लिखे थे कि ये क्या कर सकती है, बट उसने बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लोज एक एंटर हुआ रिचे के साथ, तो वो क्या है वो हम अब रीड करते हैं। देखिए जो मेन था असबरी रेलवे कैरीज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे, जो ऑब्जेक्ट था असबरी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा था, वो क्या क्या काम कर सकती है। टू मेक सेल और लैंड ऑन हायर रेलवे कैरीज एंड वैगन्स, हायर कर सकती है, सेल कर सकती है, लैंड कर सकती है रेलवे कैरीज को और वैगन्स को। फर्स्ट टू कैरीज ऑन द बिजनेस कर सकती है, कैरी मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर का। ओके। टू परचेज रिलीज सेल एंड वर्क माइंस, ठीक है, परचेज और लैंड कर सकती है, परचेज लैंड सेल कर सकती है, कैरीज वैगन्स, मैकेनिकल इंजीनियर जनरल कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस कर सकती है, परचेज लीज सेल कर सकती है, वर्क माइंस। टू परचेज एंड सेल ए मर्चेंट और एजेंट कॉल टिम्बर मेटल एक्सेट्रा। तो ये सारे उसके ऑब्जेक्ट क्लोज में थे। अगर इनके अदर देन वो कुछ भी काम करती है तो उसको अल्ट्रा वायरस बोला जाएगा, जो कि नल एंड वॉइड होगा। और ये
क्लियर। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी जी आई, अब उन्होंने बोला, ये एंटर हुई रीचे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में कि रीचे तुम रेलवे लाइन बनाओ, हम तुमको क्या देंगे, फाइनेंस करेंगे, रुपए देंगे। तो ये रीचे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गई फाइनेंस करने के लिए, बट इसके कहीं पे भी ऑब्जेक्ट क्लोज में ये लिखा है कि वो फाइनेंस कर सकती है, कि वो इंजीनियर प्रोवाइड कर सकती है, सेल बाय कर सकती है, सेल कर सकती है, कैरीज को, एजेंट को, टिम्बर को, मेटल्स को फाइनेंस कर सकते हैं, ऐसा तो कहीं पे भी लिखा नहीं था। उसके बाद उन्होंने जब रीचे की पैसे देने की बारी आई, जब रीचे ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई कौन से पैसे, आपका तो ऑब्जेक्ट क्लोज में था ही नहीं कि आप फाइनेंस कर सकते हो। उन्होंने फिर केस किया, तो कोर्ट ने भी यही बोला कि आपके ऑब्जेक्ट, उन्होंने फिर उसको क्या किया, चेंज कर दिया अपने ऑब्जेक्ट क्लोज को यूनानिमस कंसेंट के साथ। बट जो पास्ट ट्रांजेक्शन हो चुकी है वो उसके लिए भी क्या माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा। फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए तुम यूनानिमस कंसेंट लेके रिजोल्यूशन पास कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज कर सकते हो, बट पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए नहीं। फिर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने बोला ये आपके ऑब्जेक्ट क्लोज में कहीं लिखा ही नहीं था, तो ये क्या माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा, आपको कोई भी रुपए नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कि हमने जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर है वर्ड, उसी में ही गिवन है ये। तो कोर्ट ने बोला कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर में जो ये टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के साथ है, ना कि फाइनेंस के साथ। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंटर हुए कॉन्ट्रैक्ट में रीचे के साथ फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन इन बेल्जियम में। फिर उसके बाद कंपनी ने रेक्टिफाई कर दिया इस एक्ट को बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन। एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है 50% कंसेंट, स्पेशल रिजोल्यूशन होता है 75% कंसेंट, जो कि आपने लेटर आपके इंटर और फाइनल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ये गिवन नहीं है तो हम इसके डीप में नहीं जाने वाले हैं। द कंपनी, उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दिया। ये क्या था, अल्ट्रा वायरस था। फिर उसके बाद हिज कंटेंशन वाज दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज वेल इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर एंड हंस इन इट्स पावर। उन्होंने क्या बोला, एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर में इंक्लूड था, वो बियॉन्ड द पावर नहीं था, विद इन द पावर था। Moreover, it had been rectified by a majority of the shareholder. However, it was held by the court that the contract was null and void. उन्होंने बोला कि उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट रिजोल्यूशन पास कर दिया है, और उनका जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर था उस वर्ड में वो इंक्लूड था। इट्स इज सेड दैट टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर वाज एसोसिएटेड विद mechanical engineer. It had to be read in the connection with the company main business. If the general term contractor was not so interpreted, it would authorize making of contract of any kind and every description, for example marni and fire insurance. मतलब अगर जनरल कॉन्ट्रैक्टर को तुम ऐसे लोगे तो तुम कुछ भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड हो सकता है, फायर इंश्योरेंस भी इंक्लूड हो जाएगा, सब इंक्लूड हो जाएगा। जनरल कॉन्ट्रैक्ट को उसके जो मेन बिजनेस है उसी के साथ इंटरप्रिटेट किया जाएगा, ना कि जनरल वर्ड के साथ इंटरप्रिटेट किया जाएगा। An ultra virus contract can never be made binding on the company. अल्ट्रा वायरस को कभी भी बाइंडिंग नहीं किया जा सकता। इट कांट बिकम इंट्रा वायरस, विद इन द पावर नहीं बन जाएगा। अल्ट्रा वायरस ही रहेगा। तो ये आपका केस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी। जो असबरी थी वो रीचे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए थे, जो इनका ऑब्जेक्ट क्लोज था उन्होंने उससे बियॉन्ड काम किया था, फाइनेंस किया था रीचे को, और जो कि उनका बियॉन्ड द पावर था। फिर रीचे ने रुपए देने से मना कर दिया। इन्होंने बोला जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर वर्ड था वो उसी में इंक्लूड था। कोर्ट ने बोला जनरल को मेन बिजनेस के साथ इंक्लूड किया जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियर के साथ, ना कि आपके जनरल वर्ड में। नहीं तो इसमें तो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस और सब। अल्ट्रा वायरस ही रहेगा, वो इंट्रा वायरस नहीं बन जाएगा, विद इन द पावर नहीं बन जाएगा। तो आपको ये केस स्टडी एज इट इज़ लिख के आने इंपॉर्टेंट है अगर आती है तो एग्जाम में। चलिए, ये आपको कुछ अल्ट्रा वायरस ये है कि कैन बी सम्ड अप एज, एक जो इजी लैंग्वेज में बताया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं। जैसे हमारे एमओए होता है ना, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये होता है हमारे इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन। क्या होते हैं ये हमारे इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कंपनी के। जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारे क्या होते हैं, इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन, जो बताते हैं डायरेक्टर अदर ऑफिसर को कंपनी का कॉल्स इन एरर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, डायरेक्टर की कितनी बोरोविंग पावर होगी, ये सब किस में गिवन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन होता है।
कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो सारी रेगुलेशन डाले जो कि लॉ में दी गई है, मैंडेटरी है, और उसके एडिशन भी कुछ कंपनी अपनी तरफ से डाल सकती है जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। और कंपनी कुछ ऐसा भी प्रोविज़न डाल सकती है जो टू प्रोटेक्ट समथिंग, अनरिचमेंट प्रोविज़न जिसको बोला जाता है, जो कि कंपनी के लिए ज़रूरी होता है। या तो कंपनी उसको फॉर्मेशन के टाइम पे ही डाल सकती है, और या फिर अपने क्या कर सकती है, एओए को अल्टर करके भी उसमें डाला जा सकता है। प्राइवेट कंपनी है तो आपको जितने भी शेयर होल्डर हैं उनकी सबकी कंसेंट विद 100% कंसेंट के साथ उसको चेंज करके डाल सकते हैं। पब्लिक कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, स्पेशल रिजोल्यूशन होता है जहाँ पर 75% कंसेंट की जरूरत होती है, मतलब जो 75% कंसेंट से पास किया जाता है, ठीक है। तो एक ऑडिटर जो होता है ना, कंपनी में ऑडिट करता है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो उसकी वो ड्यूटी होती है ऑडिट करने से पहले कि कंपनी के वो एमओए एओए पढ़े, उनको देखे कि उसमें क्या क्या गिवन होता है। ये कंपनी के इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन होती है कि मैनेजमेंट को, कंपनी के ऑफिसर को, मैनेजर डायरेक्टर को, उसको देखते हुए कंपनी को रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। द आर्टिकल ऑफ कंपनी इज रूल एंड रेगुलेशन विच आर फ्रेम टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स, जो बनाए जाते हैं कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स है उसको मैनेज करने के लिए जो एओए बनाया जाता है। एओए में लिखा होता है कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट कैसे काम करेगी। जस्ट एज मेमोरेंडम कंटेन्स फंडामेंटल कंडीशंस, मेमोरेंडम फंडामेंटल, ऑब्जेक्ट क्लोज, नेम क्लोज, कैपिटल क्लोज क्या होगा, वैसे ही आर्टिकल होते हैं कंपनी के इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। आपको ये नाम याद नहीं करना है। इंटरनल रेगुलेशन होता है कंपनी की कॉल्स इन एरर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एडवांस का, डायरेक्टर बोरोविंग पावर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन फैक्ट बाय लॉज ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू विच डायरेक्टर और अदर ऑफिसर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। जो एओए बन गया ना उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर और मैनेजर काम करेंगे, अदर ऑफिसर काम करेंगे कंपनी का। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द ऑडिटर जो होता है, ऑडिट करता है कंपनी का, वो पहले उनको स्टडी करे और एक प्रोविज़न बनाए कि कंपनी के एओए में क्या दिया हुआ है। जी देखिए, द सेक्शन लेड ऑफ, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी किस्मत खराब हो तो कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ के जाना है, इजी टॉपिक है बट लीस्ट इंपॉर्टेंट है। कंटेन रेगुलेशन, आर्टिकल ऑफ ए कंपनी सेल कंटेन द रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, रूल एंड रेगुलेशन। तो जो जो रूल दिए हुए हैं लो ने, वो सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन वो एओए कंटेन करे। इंक्लूजन ऑफ मैटर, द आर्टिकल शेल कंटेन सच मैटर एज प्रिस्क्राइब अंडर द रूल्स। हावेवर वो कुछ एडिशनल मैटर भी ऐड कर सकती है जो कंपनी के मैनेजमेंट के लिए नेसेसरी है। अब आता है कंटेन प्रोविजन फॉर अनरिचमेंट का क्या मतलब होता है, टू प्रोटेक्ट समथिंग, कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रोविजन को ऐड करना, या तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन या अपने आर्टिकल को चेंज करके वो कर सकती है, और उसका नोटिस उसको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा फॉर्मेशन के टाइम पे भी, या फिर वो बाद में करती है तो भी। टू आर्टिकल में कंटेन कर सकता है कुछ ऐसे जो प्रोटेक्ट समथिंग टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल मे बी अल्टर ओनली इफ द कंडीशन और प्रोसीजर more restrictive than those applicable in case of a special resolution are met complied with. Manner of inclusion कैसे कर सकते हैं, shall only be made either on the formation के टाइम पे या आर्टिकल को चेंज करके। अगर प्राइवेट कंपनी है तो सारे के सारे शेयर होल्डर की अप्रूवल, अगर पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रिजोल्यूशन मीन 75 शेयर होल्डर की अप्रूवल के साथ। उसका नोटिस आपको किसको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। आर्टिकल कंटेन प्रोविजन फॉर अनरिचमेंट वेदर मेड on formation or by amendment, the company shall give notice to the registrar of such provision in such form manner as may be prescribed. जैसे आर्टिकल हमारा एमओए बनते हैं ना फॉर्म, किसमें ABCDE टेबल के अकॉर्डिंग, ऐसे ये बनता है FGHIJ इन द शेड्यूल फर्स्ट एज मे बी एप्लीकेबल टू सच। नेक्स्ट है मॉडल आर्टिकल। देखिए, एक कंपनी ऑल या एनी ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द मॉडल आर्टिकल अडोप्ट कर सकती है जो उस कंपनी पर अप्लाई होते हैं। कंपनी रजिस्टर आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, कोई कंपनी रजिस्टर हुई है आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो उस पर भी ये मॉडल आर्टिकल ऐसे अप्लाई होगा जैसे वो पहले रजिस्टर्ड होती तो अप्लाई होता। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द की डिफरेंस बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वर्सेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। एमओए और एओए में क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट, एमओए डिफाइंस limit the objective. Next,
नेक्स्ट है कंपनी रजिस्टर आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट। कोई कंपनी कमिटमेंट हुई है, रजिस्टर हुई है इस एक्ट के आने के बाद, मतलब मॉडल आर्टिकल भी उन पर ऐसे एप्लीकेबल होगा जैसे वो पहले रजिस्टर्ड थी और उस पर अप्लाई होता। नेक्स्ट है हमारा द की डिफरेंस बिटवीन MOA एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये करके ही जाना है और ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MOA और AOA में क्या डिफरेंस है? सबसे फर्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। MOA डिफाइन करता है कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का पर्पस क्या है, किस पर्पस से कंपनी क्या काम कर सकती है, जबकि AOA कंपनी का ले डाउन द रूल एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। ये बताता है रूल एंड रेगुलेशन, इंटरनल मैनेजमेंट का रूल एंड रेगुलेशन क्या होगा। MOA डिफाइन रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। AOA डिफाइन करता है कंपनी और मेंबर। इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन बताता है ना मेंबर को कि वो कैसे काम कर सकते हैं, उनकी क्या क्या पावर होगी। अल्टरेशन मेमोरेंडम कैन बी अल्टर ओनली इन सर्टेन सर्कमस्टांसिस इन द मैनर प्रोवाइडेड दिस एक्ट। इन मोस्ट केसेस परमिशन विद द, जैसे आप ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज करना चाहते हैं, नेम को चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? RD, रीजनल डायरेक्टर और द ट्राइब्यूनल इज रिक्वायर्ड, या तो RD की या ट्राइब्यूनल की। द आर्टिकल कैन बी अल्टर किया जा सकता है 75% कंसेंट के साथ, स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ। अल्ट्रा वायरस एक्ट डन बाय द कंपनी बियॉन्ड द स्कोप। अल्ट्रा वायरस होता है, दिस कांट बी रेक्टिफाइड, नहीं किया जा सकता 100% कंसेंट के साथ भी। द एक्ट अल्ट्रा वायरस, द आर्टिकल कैन बी रेक्टिफाइड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन प्रोवाइडेड दे आर नॉट बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के बियॉन्ड नहीं है, बाकी आर्टिकल को उसको क्या किया जा सकता है, स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ चेंज किया जा सकता है। तो ये आपके 4 पॉइंट है, एज इट इज़ लिख के आने हैं, इंपॉर्टेंट है, 4-5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, उससे पहले हम पढ़ते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इसको हम काट देते हैं, ये आपको नहीं करना है, सेक्शन नहीं करना, टॉपिक तो करना है ऑब्वियस। प्रोवाइड दैट एनी पर्सन कैन, देखिए ये किसकी बात करता है, वही सेम कि कंपनी का जो MOA डॉक्यूमेंट्स होते हैं और AOA, ये कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। कोई भी पर्सन इनको क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, एक नॉमिनल फ़ी, थोड़ी सी फीस देके 100 रुपये की इंस्पेक्ट कर सकता है। तो ये माना जाता है कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ डील करने के लिए आया है, उसने कंपनी का क्या पढ़ लिया है, MOA रीड कर लिया है। कोई भी पर्सन कंपनी के साथ डील करने आया, उसने कंपनी का क्या कर लिया है, उसने MOA कंपनी का रीड कर लिया है, ठीक है। तो वो कंपनी के साथ डील कर रहा है, तो अगर कंपनी अपने बियॉन्ड पावर कुछ काम करती है, ठीक है, तो क्या ये उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर कुछ कर सकता है, केस कर सकता है, कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। वैसे ही वही एग्जांपल L&T था, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका काम था इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाने का, उसने गोल्ड बनाना शुरू कर दिया, इसने गोल्ड बनाना शुरू कर दिया, एडवांस ले लिए और रुपए देने से मना कर दिया, तो ये क्या माना जाएगा? नल एंड वॉइड माना जाएगा ना। बट उसने रुपए देने से मना कर दिया, क्या ए उसको केस कर सकता है, स्यू कर सकता है? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो अपने पैसे वापस नहीं ले सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप पढ़कर आए हैं कि कंपनी की क्या पावर है, अगर कंपनी उस पावर के बियॉन्ड कुछ कर रही है तो वो आपकी गलती है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो कि काम करता है इन फेवर ऑफ कंपनी। अब आप बोलेंगे, आपकी आत्मा जाग गई, यार ये तो गलत हुआ, ए ने पैसे भी दे दिए, गोल्ड भी नहीं मिला उसको, तो इसके लिए बनाया गया डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो कि इन फेवर ऑफ आउटसाइडर काम करता है, जब कंपनी इसका गलत फायदा ना उठाए, इसके लिए बनाया गया डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, वो काम करता है इन फेवर ऑफ कंपनी, इन फेवर ऑफ कंपनी, और अगेंस्ट किसके काम करता है? आउटसाइडर।
देखिए, any person can inspect by electronic means any document kept by registrar or make a record of the same to get a copy extract of any document including certificate of incorporation of company on payment of prescribed fee. तुम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देख सकते हो, अदर डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो, एमओयू देख सकते हो, सब देख सकते हो रजिस्ट्रार के पास, ऑनलाइन ऑफलाइन. द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी व्हेन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार बिकम क्या बन जाता है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है. एंड दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू एनी पर्सन ऑन ए नॉमिनल फी. ठीक है, क्लियर हुआ? एनी डाउट? इन अदर वर्ड्स 399 confirms the right of inspect to all. It is therefore the duty of every person dealing with a company to inspect his document, make sure that his contract is in conformity with their provision, and whether a person read them not, it will presume, मान लिया जाएगा कि उसने वो क्या कर लिया है कि कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट उसको पता है. इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस. क्लियर? ऑल क्लियर तो नहीं? इजी टॉपिक है, राइट? समझ आ गया? यस मैम. आगे चलें. पब्लिक डॉक्यूमेंट किसी के द्वारा भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है, और जो पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है वो मान लिया जाएगा उसको कंपनी के बारे में पता है. अगर वो कंपनी बियॉन्ड पावर कुछ कर रही है तो वो क्या माना जाता है, नल एंड वॉइड. वो कंपनी के ऊपर उस चीज़ के लिए केस नहीं कर सकता है. By constructive notice is meant, ये simplify, whether a person read the document or not, मान लिया जाएगा कि उसको knowledge है content of the document. It is not only presume read the document, but वो समझ भी चुका है. माना सिर्फ पढ़ा नहीं है भाई, उसको समझ में भी आ गया है. Every person dealing with the company not only has the constructive notice of the memorandum and article, but also their other related documents such as special resolution which are required to be registered with the. कंपनी ने क्या क्या स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, कुछ चेंज किया है, अल्टर किया है, वो सब भी वो देख सकता है. इफ़ ए पर्सन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी एज डिफाइंड इन द मेमोरेंडम और आउटसाइड द अथॉरिटी एज पर मेमोरेंडम, ही कांट एक्वायर एनी राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी. हाईलाइट कर लेना इसको. अगेंस्ट द कंपनी वो क्या नहीं कर सकता उसको. ठीक है, क्लियर है? तो अगेंस्ट द कंपनी कोई भी वो राइट नहीं ले सकता, केस नहीं कर सकता. अगर कंपनी ने एडवांस ले लिया और गोल्ड नहीं दिया तो भाई वो पैसे गए आपके, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़. ठीक है, तो वो पैसे गए आपके, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. ये होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस. तो इसके लिए अब इसको कि कंपनी इसका क्या कर सकती है, गलत फ़ायदा उठा सकती है, राइट? कोई भी पर्सन डील कर रहा है, हो सकता है रीड करे ना करे. तो एक बनाया गया इंडोर मैनेजमेंट जो कि फेवर ऑफ किसके काम करता है. चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. देखिए, ये है एक्सेप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपने पढ़ा, वो क्या कहता है, वो वर्क करता है इन फेवर ऑफ कंपनी. ये वर्क करता है इन फेवर ऑफ आउटसाइडर, इन फेवर ऑफ आउटसाइडर. ठीक है, जैसे ये मान लिया जाता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कि कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स है, जो भी आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है उसकी उसको नॉलेज है, ये माना जाता है. इंडोर मैनेजमेंट एक्सेप्शन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, जहाँ पर ये माना नहीं जाएगा जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसे कंपनी के इंटरनल अफेयर्स की नॉलेज है. बल्कि परज्यूम किया जाएगा कि जो कंपनी का इंटरनल अफेयर्स है, इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन है, वो कंप्लाई हो चुके हैं. ये कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक्सेप्शन है किसकी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस की. द अफोर्सेड डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस नो सेंस मीन दैट आउटसाइडर टीम टू हैव नोटिस ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी. ये नहीं माना जाएगा कि आउटसाइडर को कंपनी के इंटरनल अफेयर्स का पता है. फॉर इंस्टेंस, इट in an act is authorized by the article or memorandum, outsider is entitled to assume that all the details formalities for doing act have been observed. ये माना जाएगा कि सारी की सारी जो इंटरनल अफेयर्स है, ड्यूटीज़ है, वो कंप्लीट हो चुकी है. तो ये एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी था, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो ये आपको अच्छे से करना है, कंप्लीट एज इट इज़ करना है. द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट, ये केस स्टडी के नाम से भी आ सकता है और टर्कवेंट रूल के नाम से भी पूछा जा सकता है. तो इस केस में क्या हुआ था,
जो टर्क्वेन था वो लिक्विडेटर था इंसॉल्वेंट कंपनी, एक इंसॉल्वेंट कंपनी था, उसमें एज अ लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ था टर्क्वेन, ठीक है। देखिए, मिस्टर टर्क्वेन वाज द ऑफिशियल मैनेजर लिक्विडेटर ऑफ द इंसॉल्वेंट कैमरन कॉलब्रिक स्टीम कोल एंड सनवेशा एंड लेफर रेलवे कंपनी में अपॉइंट हुआ था। इतना बड़ा नाम याद करना है नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मिस्टर टर्क्वेन वाज द ऑफिशियल मैनेजर लिक्विडेटर ऑफ द इंसॉल्वेंट कंपनी। नाम लर्न होता है, ठीक है, नहीं होता है तो आप ये लिख सकते हैं। बाकी देखिए, ये इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं होते तो आप उनमें ऐसे लिख सकते हैं, इन द डिसाइडेड केस लो। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844। देखिए, इनका क्या था, ब्रिटिश बैंक ये कंपनी थी और ये बैंक में एक अकाउंट था, करंट अकाउंट। इन्होंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने के लिए बैंक को 2000 पौंड का एक बॉन्ड दिया। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने के लिए ये 2000 पौंड का बैंक को बॉन्ड दिया कंपनी ने, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यहाँ पे इस बैंक में उनका करंट अकाउंट था, ब्रिटिश बैंक में। उसके बाद कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, तो उन्होंने बोला कि हम तो आपको पैसे देंगे नहीं, क्योंकि कंपनी को रिजोल्यूशन पास करना है। उस बॉन्ड के ऊपर डायरेक्टर के भी साइन थे और कंपनी सेक्रेटरी के भी साइन थे, ठीक है। बट इन्होंने बोला कि ये तो जो कंपनी बॉन्ड दे सकती है वो कब दे सकती है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही दे सकती है। रिजोल्यूशन तो पास हुआ ही नहीं। तब कोर्ट ने बोला, बैंक ने केस किया अपने पैसों के लिए, तो कोर्ट ने बोला कि रिजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है, ये कंपनी का मैटर है, ना कि बैंक का मैटर है। यहाँ पर कंपनी देखेगी कि उसने रिजोल्यूशन पास किया है या नहीं किया है, बैंक नहीं देखेगा, आपको उसके रुपए देने ही पड़ेंगे। The company had given a bond दिया 2000 pound to the Royal British Bank को, which secured by the company's drawing on its current account। करंट अकाउंट था, उन्होंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए बैंक को ये बॉन्ड दिया। द बॉन्ड जो कंपनी की सील लगी हुई थी और उसके पर साइन भी थे डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के। When the company was sued, it alleged that under its registered deed of settlement, article of association, director only had to power an amount authorized by a company resolution। तो क्या बोला गया कि डायरेक्टर बोरो कर सकते हैं, कब, सिर्फ रिजोल्यूशन पास करके। अब ये तो बैंक ने बोला, कोर्ट ने बोला कि भाई ये कंपनी का इंटरनल अफेयर है, कंपनी ने रिजोल्यूशन पास किया है या नहीं किया है। उनको पता है कि में लिखा है कि रिजोल्यूशन पास होना जरूरी है, बट अब कंपनी ने वो पास किया है या नहीं किया वो कंपनी की हेडेक है, वो हमारी हेडेक नहीं है, तो आपको रुपए तो देने ही पड़ेंगे। इट वॉज डिसाइडेड टू द बॉन्ड वॉज वैलिड, सो द रॉयल ब्रिटिश बैंक कुड एनफोर्स द टर्म, said that bank deemed to aware the director could borrow only the amount resolution allowed. Article of association were registered with company's house, so there was constructive notice, but the bank could not be deemed to know which ordinary resolution passed। वो बैंक को नहीं पता कि बैंक अज्यूम कर लेगा कि भाई तुमने पास किया है। These were not registrable. The bond was valid because there was no requirement to look into the internal working। ये कोई जरूर इंटरनल वर्किंग की तरफ देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज द इंडोर मैनेजमेंट रूल दैट कंपनी इंडोर अफेयर्स आर द कंपनीज प्रॉब्लम। क्लियर हुआ? ये है आपका इंडोर मैनेजमेंट, जो कि काम करता है इन फेवर ऑफ आउटसाइडर। बैंक की कंपनी ने रिजोल्यूशन पास किया है नहीं किया, ये कंपनी का मैटर है, ना कि आउटसाइडर का। तो कंपनी को बैंक को रुपए देने ही पड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ आपको लिख के आना है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है एक्सेप्शंस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब आप बोलेंगे ये क्या है भाई, अभी तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अभी उसकी एक्सेप्शन इंडोर मैनेजमेंट। अब इंडोर मैनेजमेंट की भी एक्सेप्शन आ गई हमारी, अब ये क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस ही बन जाएगा। कुछ ऐसी केस स्टडीज़ हैं जहाँ पर इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा। ये नहीं कि माना जाएगा कि इंटरनल अफेयर्स कंपनी की प्रॉब्लम है या नहीं है, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगेगा। देखिए, you will notice that the aforesaid rule indoor management is important to person dealing with a company, its director or other person. They are entitled to assume that in the indoor management की बात कर रहा है कि वो assume करता है, जो भी पर्सन आउटसाइडर है, मैं कंपनी के साथ डील कर रही हूँ तो कि कंपनी का जो इंटरनल अफेयर्स है वो कंप्लाई हो चुका है।
are validly performed if they are within scope of their apparent authority, so long as an act is valid under the article if done in a particular manner, and outsider dealing with the company is entitled to assume it has been done in a manner required. मतलब रिजोल्यूशन पास करके लोन लेना है तो वो हम सोचेंगे कि आपने रिजोल्यूशन पास कर लिया है. बट अब ये आता है एक्सेप्शन की बात करता है. द अबाउ मेंशन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और टर्केंट रूल has limitation of its own, that is to say it is inapplicable to the following cases. नहीं, जहाँ पर ये रूल भी अप्लाई नहीं होगा कि फॉर देखिए फर्स्ट है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. अब ये क्या बात कर रहा है? इरेगुलरिटी की बात कर रहा है. ये क्या होता है? एग्जाम्पल देखिए, कंपनी लोन ले सकती है. फॉर एग्जाम्पल कंपनी लोन ले सकती है, एग्जाम्पल है ये 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ तक. अगर कंपनी को इससे बियॉन्ड लोन लेना होगा तो कंपनी को क्या पास करना पड़ेगा? कंपनी को रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. अगर कंपनी को 1 करोड़ से ऊपर लोन लेना है तो कंपनी को क्या पास करना पड़ेगा? रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. और कंपनी ने, ठीक है, कंपनी इससे ऊपर लोन लेगी तो, बट कंपनी ने लोन ले लिया 10 करोड़ का विदाउट रिजोल्यूशन. अब इसमें क्या कहता है इंडोर मैनेजमेंट कि भाई आपने रिजोल्यूशन पास किया है या नहीं किया. हम तो ये मान लेंगे कि आपने रिजोल्यूशन पास किया है, हमने आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है. बट अगर लोन देने वाला पर्सन खुद ही क्या हो? डायरेक्टर हो. लोन देने वाला पर्सन खुद ही क्या हो? डायरेक्टर हो. अगर कंपनी का डायरेक्टर ही कंपनी को लोन दे रहा है बियॉन्ड द पावर, और उसको पता है कि कंपनी अगर 1 करोड़ से ऊपर लोन लेगी तो उसका रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वो तो कंपनी का डायरेक्टर है, आउटसाइडर नहीं है. एज ए आउटसाइडर उसने कंपनी को लोन दिया है, दे सकते हैं डायरेक्टर, बट है तो वो कंपनी का डायरेक्टर ना. तो इस केस में लो कहता है कि यहाँ पर आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट रूल अप्लाई नहीं होगा. ये नहीं कह सकते हो कि आपका रिजोल्यूशन तो पास हो ही गया है, हम ये मान लेंगे कि आपका रिजोल्यूशन पास हो गया. आप कंपनी के डायरेक्टर हो, आपको पता है, तो पहले लोन देने से पहले आपको उसका रिजोल्यूशन पास कराना चाहिए, फिर आपको लोन देना चाहिए. तो इस केस में इंडोर मैनेजमेंट का रूल अप्लाई नहीं होगा. इरेगुलरिटी, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. The rule does not protect any person when the person dealing with the company has noticed whether actual or constructive of the irregularity in Harvard versus Patent Avery Manufacture Company. देखिए इम्पॉर्टेंट है, आपको नाम याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप केस स्टडी लिख के आ सकते हैं. द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज़ नोटिस वेदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द इरेगुलरिटी. जब उसको कंपनी की इरेगुलरिटी के बारे में पता है, उस पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा. इन हार्वर्ड वर्सेस पैटेंट एवरी मैन्युफैक्चर कंपनी वेयर द डायरेक्टर कुड नॉट डिफेंड द इशू ऑफ डिवेंचर टू देमसेल्फ बिकॉज दे शुड हैव नोन दैट द एक्सटेंट विच दे वर डीलिंग lending money to the company required the assent of the journal meeting which they had not obtained. जर्नल मीटिंग रिजोल्यूशन की जरूरत है, तुमको पता है, तुमने नहीं कराई, ये तुम्हारी इरेगुलरिटी है, तो इस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट विल नॉट अप्लाई. बस एक केस स्टडी याद कर लीजिए, सारी याद करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट आता है आपका सस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटी. सस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटी, देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है. एग्जाम्पल, जब आप किसी के साथ डील करने जाते हैं तो आपको पता होता है कि उसके पास क्या पावर है, क्या पावर नहीं है. कंपनी का बाहर चौकीदार खड़ा है, अब आप कंपनी बेच रहा है, क्या उसके पास पावर है वो उसको बेचने की? क्या आपको पता है? आप उससे कंपनी खरीद रहे हो, उसको रुपए दे रहे हो, वो साइन कर रहा है, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, राइट. तो आपको पता होना चाहिए कि किसके पास कितनी पावर है. तो एक अकाउंटेंट ने कंपनी बेच दी किसी को, उसने खरीद ली, तो क्या अकाउंटेंट के पास वो पावर होती है? कंपनी में जो सीए होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, ऑडिट करते हैं, क्या वो किसी कंपनी को बेच सकते हैं? नहीं. तो अगर आपको वो पता है कि वो काम उसके पास पावर नहीं है तो भी आप करते हैं, तो वहाँ पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट विल नॉट अप्लाई. द डॉक्ट्रिन इन नो वे रिवॉर्ड्स दोज हु बिलीव negligently where the person dealing with the company is put upon an inquiry
Example, for where the transaction is unusual or not in the ordinary course of business, it is a duty of outsider to make necessary inquiry. वो उसकी ड्यूटी है कि वो भाई जो पर्सन डील कर रहा है अकाउंटेंट के साथ कि भाई वो देखे उसके पास पावर है या नहीं है. चौकीदार से तुम खरीदे तुम्हारी है ना कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो नेग्लिजेंटली है उस पर अप्लाई नहीं होगा. The protection of the Turcoing rule is also not available where the circumstances surrounding the contract are suspicious and therefore invite inquiry. तुमको पता है कि कुछ इनकी क्या होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए. अगर तुम फिर भी नहीं करते हो तो तुम्हारी गलती है. Suspicious should arise, for example, from the fact that an officer is purporting to act in matter which is apparently outside the scope of his authority. चौकीदार से तुम कम नहीं ले रहे हो. We have, for example, as in the case Anand Bihari Lal versus Zinsok and Company, the plaintiff accept किया transfer of a company property from its accountant. Plaintiff ने किससे ले ली transfer of company? अकाउंटेंट से ले ली. अब तुमको पता है अकाउंटेंट की क्या अथॉरिटी है, तो वहाँ पे स्पेशल इंक्वायरी की जरूरत है. The transfer was held void. The plaintiff could not have supposed, in absence of a power of attorney, that the accountant had authority to effect transfer of the company's property. उसके पास है कि नहीं पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं. ये किसकी ड्यूटी है? आउटसाइडर की ड्यूटी है भाई, डील करने से पहले कि वो देखे उसके पास वो पावर है या नहीं है. तो यहाँ पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वोंट अप्लाई. एक केस स्टडी याद कर लीजिए, सारे याद करने की जरूरत नहीं है. अब आता है फोर्जरी, इनवैलिड. फोर्जरी झूठा, इनवैलिड. देखिए, द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज ओनली टू इरेगुलरिटीज पे अप्लाई होता है. ठीक है, इरेगुलरिटीज पे अप्लाई होगा, इलीगलिटी पे अप्लाई नहीं होगा. ये ध्यान रखना. डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इरेगुलरिटीज पे अप्लाई हो जाएगा, जो इलीगल है वहां पर अप्लाई नहीं होगा. फोर्जरी तो लॉ में इलीगल है, तुम फोर्जरी तो कर ही नहीं सकते हो, तो वो तो कभी इलीगल चीज तो कभी लीगल बन ही नहीं सकती है. Which might otherwise affect a transaction but it can't apply to forgery which must be regarded as null. मतलब कंपनी सेक्रेटरी एक शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र करना था, कंपनी सेक्रेटरी ने झूठे डायरेक्टर के साइन करके ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो क्या माना जाएगा? इलीगल माना जाएगा. फोर्जरी इलीगल है, तुम उसको तो रेक्टिफाई कभी कर ही नहीं सकते हो, तो वहाँ पर भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा. Forgery may in circumstances exclude Turcoing rule. The only clear illustration is found is the Rubin versus Great Fingall Consolidated. In this case, the plaintiff was the transferee of a share certificate issued under the seal of a defendant company. The company secretary who has affixed the seal of the company and forged the signature of two directors issued the share certificate. साइन खुद के तो किए, डायरेक्टर के भी कर दिया और इशू भी कर दिया. फोर्जरी क्या माना जाता है? इलीगल माना जाता है, और इलीगल तो कभी भी लीगल नहीं बन सकता है. The plaintiff contended that whether the signature were genuine or fraud was a part of the internal management and therefore the company should be stopped from denying genuineness of the document, but it was held that the rule has never been extended to cover such a complete forgery. मतलब सामने वाले की इसमें कोई गलती नहीं है, बट जो फोर्जरी इलीगल जो चीज़ें हैं वो लीगल नहीं बन जाएगी. क्लियर हुआ? एनी डाउट? सब क्लियर या ये क्लियर? ऑल क्लियर तो नहीं हुआ? चलिए ठीक है. तो ये आपको यहाँ पर कंपनी एक्ट 2013 ख़त्म होता है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.